दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। आज लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक है, इसका जो टॉपिक है प्रेसिडेंट टॉपिक जो है, चैप्टर नंबर 17, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है प्रेसिडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन जो है इससे पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए डिटेल में से समझेंगे और बढ़िया तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट में क्या प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट्स की पावर क्या है, कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, कैसे इसको रिमूव किया जाता है। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में एक पेन पेपर लेकर बैठें कि उसको शॉर्ट्स में उसको नोट अपने जो पेपर है उसमें नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 17 प्रेसिडेंट। तो देखिए प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 यानी कि जो पार्ट 5 है, इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक पार्ट नंबर 5 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और केवल प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ 3 पार्ट्स होते हैं इंडियन पॉलिटी में, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक अन्य होता है वो ज्यूडिशरी। तो तीनों का क्या है कि अपना अलग अलग पार्ट है, अपना अलग अलग वर्क है, जो कि अपने एक फील्ड में रहकर जो अपना काम करते हैं। ऐसे ही यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसको पार्ट जो है वो 5 में बताया गया है। अब इस पार्ट में कौन कौन आता है, पार्ट नंबर 5 इसमें यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ मैं। पार्ट 5, पार्ट 5 में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल की बात करें हम इसमें, तो 52 से लेकर आर्टिकल जो है वो 151 तक यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है। जिसमें कि अगर चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ये बताता है केवल यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करती है, क्या उसके वर्क हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मतलब 52 से लेकर 78 जो आर्टिकल है वो यूनियन की एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। इसमें देखो नेक्स्ट दे रखा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें केवल कितने मेंबर्स हैं, कितने ग्रुप्स को रखा गया है, 5। और कौन कौन है, पहले नंबर पर है प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर क्या है वाइस प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और लास्ट वन है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम से पूछा जाता है कि यूनियन कैबिनेट जो है, या सॉरी यूनियन कैबिनेट नहीं, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कितने मेंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं, कितने हैं, तो हमें याद रखना है केवल 5। यही 5 मेंबर हैं जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव है उसके मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और लास्ट वन क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पाँचों लोग मिलकर एक यूनियन की एग्जीक्यूटिव को बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडेरिटी ऑफ द नेशंस। यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो राज्यों के एक मुखिया हैं। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट क्या है, हमारे हेड हैं इंडियन स्टेट्स के, और ये हेड तो हैं ही, साथ में क्या है, एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के, मतलब भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। ये जो सिटीजन्स की लिस्ट है वो पॉलिटी की जो लास्ट इंडेक्सेस हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जो पॉलिटी हमारी जो बुक है इसमें जो लास्ट में एक अपेंडिक्स दी हुई है, उस अपेंडिक्स में ये सिटीजन्स का एक सीरीज जो है ना, क्रम कौन सा फर्स्ट सिटीजन है, कौन सेकंड सिटीजन है, तो उसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है, वो याद करनी है। और सभी की याद नहीं करनी है, बल्कि कुछ जो इंपॉर्टेंट है एक सीक्वेंस में। कभी कभी क्या है कि पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सिटीजन के बाद सेकंड सिटीजन कौन है या फोर्थ सिटीजन, तो इस तरीके से वो याद करनी है। तो प्रेसिडेंट क्या है, वो हमारे फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के, प्रथम नागरिक हैं, और हेड है इंडियन स्टेट्स के। ये एक्ट, ये क्या है, एक हमारे सिंबल है किसके, यूनिटी, ये जो टर्म्स हैं जैसे यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशंस, हमारे नेशन के को एक रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे नेशन की एक सिंबल हैं, जो कि एक एकता, अखंडता के बारे में बताते हैं।
वहीं हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसके बारे में इसमें कवर करेंगे। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसको बताया गया है। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, मतलब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, बल्कि लोगों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये हमारा जो दो टर्म है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेटेड नहीं है बल्कि कैसे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अब इनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल्स के द्वारा, हमारे जो भारत के लोगों के द्वारा इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है डायरेक्टली, बल्कि इनको इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इनको चुना जाता है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसमें कौन कौन होगा, कौन कौन इंक्लूडेड है, तो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में यहाँ पर जो कुछ टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में याद रखना है कि यहाँ केवल बात कर रहा है इलेक्टेड मेंबर्स की, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की। तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरा कौन करेगा? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड वन देखें तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पर दो यूटीज के बारे में बात की गई है। पहली कौन सी है? दिल्ली, और दूसरी पुडुचेरी। तो इन दोनों यूटीज की जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो देखो पहले नंबर पर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। सेकंड पे क्या है? स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, राज्य की जो विधानसभा हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन वो पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहाँ की? दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये दो तीन जो टर्म है वो आपको शॉर्ट में लिखनी है। मैं आपको अभी 1 मिनट हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें। ये एक तो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए कहाँ के? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दस द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, nominated member of the state legislative assemblies, the members of the legislative councils, and the nominated member of the legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president। यहाँ पर तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है कि पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर, और स्टेट असेंबली जो है दिल्ली और पुडुचेरी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कभी भी किसी भी राज्य की यदि असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे केस में कौन पार्टिसिपेट करेगा उस स्टेट से। तो यदि इसमें दे रखा है कि व्हेन where an assembly is dissolved, the member cease to be qualified in vote in presidential election, even if fresh election to be dissolved assembly are not held before the presidential election। यानी कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है इलेक्शन से पहले उस डिसॉल्व असेंबली का इलेक्शन अगर नहीं हो पाता है, एक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो पाता है,
तो उसके जो पहले एमएलएस थे, जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उसमें क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इलेक्शन हो जाता है उस स्टेट की असेंबली का, तो जो नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज क्या है, जो पहले के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर करेंगे। आगे चलते हैं इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different state as well as parity between the state as a whole and the union at the election of the president। ये कह रहे हैं कि इसमें जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेशन है एमएलएस का और एमपीस का, उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी है, मतलब एक रूपता रखी गई है। अब वो यूनिफॉर्मिटी क्या है वो देखते हैं। अब इस यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एट सच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन दी फॉलोइंग मैनर्स। ये कहना है कि जो एमपीस और एमएलएस की जो वोट हैं उनको एक तरीके से एक करने के लिए, उनकी जो वैल्यू है वो बराबर करने के लिए कुछ फॉर्मूला है वो बनाया गया है। अब वो फॉर्मूला क्या है या उनके वोट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो हम इसमें देखते हैं। कि जो फर्स्ट है कि एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। ये नॉर्मली इसको हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो कैसे है, ये फॉर्मूला है कि जो एमएलएस होते हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, उनके वोट की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। तो उसमें एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाता है उस स्टेट की असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं। देखो इसमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उससे उस स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। अब ना एंड मल्टीपल करते हैं क्वोशिएंट में 1000 से। अच्छा ये 1000 है वो सिंपली इसलिए ली गई है क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना, पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस नंबर को कम करने के लिए डिवाइड किए कर देते हैं 1000 से, ताकि जो वैल्यू है वो एक अप्रोक्स में आ सके, मतलब कम आ सके। तो स्टेट्स की जो वैल्यू है उसको कम करने के लिए हम उसको क्या वैल्यू कम करने के लिए 1000 से उसको डिवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें इसमें देखो कि हम मानते हैं कि यूपी की जो पॉपुलेशन है, लेट सपोज करते हैं हम, लेट सपोज कि उत्तर प्रदेश की वो कितनी है 20 करोड़ है, 20 करोड़ पॉपुलेशन इसकी मान लेते हैं। और यहाँ पर जो टोटल एमएलएस कितने हैं, इलेक्टेड एमएलएस, क्योंकि पार्टिसिपेट कौन करता है, केवल केवल इलेक्टेड एमएलएस। तो इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो हैं 402। अब इस 402 से 20 करोड़ को डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000। तो ये जो वैल्यू है वो नियर अबाउट कितनी निकल के आएगी, तो एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू निकल के आएगी वो 497 के करीब निकल के आएगी। ऐसे इस 497 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूपी के टोटल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 42 से, तो उत्तर प्रदेश के टोटल एमएलएस की जो वैल्यू है, टोटल एमएलएस की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। और इसी तरीके से हर स्टेट के पहले एक एमएलएस की वैल्यू निकाली जाएगी, फिर उस स्टेट में कितने एमएलएस हैं उसको मल्टीप्लाई करके उस स्टेट के टोटल एमएलएस की वैल्यू है वो निकाल ली जाती है अलग अलग करके। हाँ ये वैल्यू जो है वो हर स्टेट की अलग होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखें तो कहीं 20 करोड़ है, अगर उसी हिसाब से अगर हम आसाम है, नागालैंड है, इनकी पॉपुलेशन देखें तो उतनी नहीं है। तो जो ये वैल्यू है वो भी हर स्टेट की अलग निकल कर आती है, इसको हम टोटल जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 कि एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट्स एज मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द assigned to the members of the legislative assembly of the state by the total number of elected member of the both the house of parliament। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो सिंपली ये है कि अभी हमने क्या निकाली, अभी हमने निकाली कि एमएलएस की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं। अब एमपीस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वैल्यू निकालनी है, अब हमें इसमें क्या है कि हमें एमपीस की जो वोट की वैल्यू है वो निकालनी है। अब एमपीस की वोट की वैल्यू के लिए क्या है कि यहाँ फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, एक एमपी की जो वैल्यू निकाली जाती है वो कैसे निकालते हैं हम,
टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सपोज करो हमने जो हमारी टोटल जो वैल्यू निकल के आई है, अभी हमने देखी हर स्टेट के एमएलएस की वैल्यू निकाली, उस एमएलएस की वैल्यूज को हम सपोज मान लेते हैं, यहाँ पर 10,000 मान लेते हैं, ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, ये हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि 10,000 जो है सभी एमएलएस के वोट की वैल्यू 10,000 है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हमारे पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं हमारे 543, सॉरी 543 नहीं, देखो राज्यसभा के अलग होंगे और लोकसभा के, तो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के जो मेंबर्स अगर हम निकालें, जो भी निकल कर आता है इसमें से देखो टोटल होते हैं 245, 245 में क्या है कि 225 तो स्टेट्स के होते हैं राज्यसभा में, 4 जो है वो यूटीज के मेंबर हैं, और जबकि 12 जो है कहाँ के नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं राज्यसभा में। ऐसे ही हम लोकसभा में देखें तो 543 जो है वो इलेक्टेड है, 2 जो है वो क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो ये जो फिगर निकल के आती है कि 543 प्लस 233, इसको जब हम ऐड करते हैं तो 776 है। तो 776 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक एमएलए की वोट की, एक एमपी की वोट की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी, और उससे हम सभी एमपी के वोट की वैल्यू को, सभी एमपीज का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे सभी जो टोटल एमपीज हैं उनकी वोट की वैल्यू ये निकल कर आ जाती है। तो ये जो है एक तरफ तो एमपी के वोट की वैल्यूज और एक तरफ सभी स्टेट्स के एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो बराबर निकल कर आती है। ये फॉर्मूला है इसे निकालने का। आगे चलते हैं, इसमें बताया गया कि द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब कौन सा मेथड जो है वो अपनाया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो यहाँ पर ये है, कौन सा मेथड है, ये जो मेथड है ये हमें याद करना है कि कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सभी का जो समान प्रतिनिधित्व होगा, और ये किसके द्वारा होगा, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग की जाती है किसके, एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा। ये जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि दैट दी सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यानी कि जो कैंडिडेट जीतेगा वो क्या है कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो सिक्योर करेगा। द कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो कैंडिडेट जीतेगा उसमें एक हमने कोटा है, कोटा एक डिफाइन, कोटा एक फिक्स किया गया है कि यदि कोई भी पर्सन जो है वो इस कोटे को अचीव कर लेता है, उस व्यक्ति को क्या है कि हम इलेक्टेड घोषित उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये कोटा जो क्या है, द कोटा ऑफ वोट्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स polled by the number of candidate to be elected there. Here only one candidate is to be elected president plus one and adding one to the quotient. The formula क्या है, देखो सीधे यहाँ पे ये आओ, फॉर्मूला देखते हैं हम कि फॉर्मूला निकालने का लिए कि कोटा जो है, इलेक्टोरल कोटा जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फिक्स कैसे किया जाता है, कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, कि कितने वोट्स पड़े हैं उसको डिवाइड किया जाता है 2 से। ठीक है, तो ऐसे सपोज करो टोटल वोट पड़े हैं 100 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितने निकल के आएगा 50 इसमें कर देंगे +1, यानी कि कोई भी पर्सन 51 अचीव कर लेता है तो उससे क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इलेक्टेड, कि वो जीत गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन। द ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली वन बैलेट पेपर। The voter, while casting his vote, is required to indicate his preferences by making 1, 2, 3, 4, etc. against the name of candidate. This means that the voter can indicate as many preferences as there are candidate in the fray. यानी क्या है कि अभी हमने देखा जो PRS सिस्टम है, तो इस जो PRS सिस्टम है, PRS यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस PRS सिस्टम में क्या होता है कि जैसे सपोज करो यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक A, B, C और D। अब ये 4 कैंडिडेट, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास 4 प्रेफरेंसेस हैं, वो 4 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं किसी को भी। जैसे सपोज करो किसी कोई भी एक पर्सन है, उसने क्या कहा कि ए जो है वो इतना काबिल है कि इसको हम पहली प्रेफरेंस देते हैं, वहीं उसने सी को जो है वो सेकंड प्रेफरेंस दी है, बी को थर्ड प्रेफरेंस दी है,
और डी को 4। इसी तरीके से दूसरे कैंडिडेट ने देखें तो इसको 2, 3, 4 इस तरीके से सभी जो मेंबर्स होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी प्रेफरेंस देते हैं। अब ये प्रेफरेंस जो है वो किसी भी पर्सन को कैसे डिसाइड की जाती है कि सपोज करो पहले इसमें अब इसमें काउंटिंग शुरू हो गई। अभी हमने देखा था कि कितने के टोटल वोट्स जो होंगे उनको कोटा जो निकाला जाता है कि टोटल वोट जितने भी पड़े हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे +1, ये कोटा जो है वो निकाल दिया जाता है। अब इसमें सपोज करो यहाँ निकल के आए कि जो भी व्यक्ति जीतेगा उसको क्या है कि 51 वोट्स जो है मिले हों, सिक्योर की हों उसने। भाई काउंटिंग चालू हुई। अब काउंटिंग में क्या है कि पहली पहली बार तो क्या है कि जी काउंट किया जाएगा कि कितने पर्सन्स को पहली प्रेफ़रेंस मिली है। अब सपोज़ करो ये जो पर्सन है इसको क्या है कि 30 लोगों ने ये कहा है कि भाई इसे पहली प्रेफ़रेंस दी है। बी है, बी को दी है भाई 20 लोगों ने। सी है, सी को दी है 10 लोगों ने। और डी को दी है भाई मान लेते हैं हम किसी ने भी इन्हें दिया है, इनको भी यार 5 लोगों ने दी है कि हाँ इसको पहली प्रेफ़रेंस। तो अभी तो भाई कोटा कितना है 51, तो 51 नंबर जो है अभी किसी कैंडिडेट ने सिक्योर नहीं किया है, तो पहली प्रेफ़रेंस तो इनकी काउंट कर ली। अब आगे क्या होगी, सेकंड प्रेफ़रेंस काउंट की जाएगी। अब सेकंड प्रेफ़रेंस काउंट करने के लिए इसमें ये कहा जाएगा कि जो व्यक्ति को जिस पर्सन्स को सबसे कम पहली प्रेफ़रेंस मिली है, उसके वोट्स को काट दिया जाएगा। यानी कि जो डी पर्सन है, इसको सबसे कम लोगों ने प्रेफ़रेंस दी है पहली, केवल 5 लोगों ने, तो इसकी पहली प्रेफ़रेंस के वोट्स को काटा। अब इसकी जो सेकंड प्रेफ़रेंस कितने लोगों ने इसे दी है, सपोज़ करो मान लो इसे 10 लोगों ने सेकंड प्रेफ़रेंस दी है, तो ये जो 10 वोट हैं, वो इसके इन तीनों के बीच में डिवाइड किए जाएगा, इनको बाँटे जाएँगे। तो सपोज़ करो 3 इसे दे दिए, 3 इसे, 3 इसे। और अगर मान लेते हैं कि 3 वोट मिलने के बाद ए पर्सन है, ए पर्सन की जो वोट की वैल्यू है वो 51 हो जाती है। तो इस व्यक्ति को क्या है डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई हाँ, ए पर्सन जो है वो जीत गया। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं पीआरएस सिस्टम। पीआरएस सिस्टम में क्या मतलब है कि जितने कैंडिडेट हैं, जितने कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उतनी ही प्रेफ़रेंसेस इसमें होती है। ये हमारा मैं समझता हूँ कि ये मैंने आपको सही से इसमें समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। क्या दे रखा है? ये अभी हमने कवर कर ही लिया है कि इन दी पहली प्रेफ़रेंस में क्या है कि पहले प्रेफ़रेंस के वोट को काउंट किया जाता है। यदि कोई पर्सन सिक्योर कर लेता है कोटा, तो उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अन्यथा क्या है जो उसके जो वोट्स होते हैं ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स इज़ सेट इन मोशन द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट। मतलब इसमें सब कुछ वही दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि प्रेफ़रेंस दी जाती हैं कि पहली प्रेफ़रेंस किसको है, सेकंड प्रेफ़रेंस किसको है। दे रखा है कि ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है या डिस्प्यूट है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो इस ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए याद करने का है कि सभी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डाउट और डिस्प्यूट हैं किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, रिजॉल्व किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। तो द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन दी ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ये कह रहा है कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, कोई भी पर्सन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस आधार पे, इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उस समय पर एब्सेंट है। सब मान लो कि अगर आज जो है वो वोटिंग होनी है और किसी भी पार्टी के कुछ मेंबर्स जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो आप कल को जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओ और सुप्रीम कोर्ट से कहो नहीं साहब हमारे ये मेंबर्स थे, ये एब्सेंट थे, उस दिन नहीं आए थे, तो इस वजह से ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के मतलब दोबारा से री इलेक्शन कराया जाए, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा। तो ये हर पार्टी की एक जिम्मेदारी है कि जब कभी भी इलेक्शन हो तो अपने अपने कैंडिडेट्स को प्रेजेंट रखें वहाँ पर। इफ़ if the election of a person as a president is declared void by the Supreme Court, act done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force। ये कह रहा है कि यदि जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आता है और उसमें उसका जो इलेक्शन है उसको वॉइड घोषित कर दिया जाता है, तो जितने भी जो काम किए हैं सुप्रीम प्रेसिडेंट के द्वारा वो कंटिन्यू रहेंगे। कब से? जब तक वो अपॉइंट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, तो इस टाइम के दौरान, इस टाइम बीच के दौरान जो भी उसने काम किए हैं, जो भी अपने डिसीजन लिए हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन उस डेट से बाद के जो भी डिसीजन होंगे वो बिल्कुल क्या है कि उनको
वॉइड कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये है कि सम मेंबर्स, इसमें बताया कि सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एज अनडेमोक्रेटिक एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो यही है कि जो संविधान सभा के कुछ सदस्य थे, उन्होंने ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन के लिए इनडायरेक्ट मेथड जो है, सिस्टम है, इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और इसकी जगह पर क्या आ गया कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट आम जनता के द्वारा उसको चुना जाना चाहिए। लेकिन ये जो उनका जो विचार था वो नहीं माना गया था, वो कुछ उनके पीछे कुछ कारण थे। कैसे क्या है कि द इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ऑफ अ प्रेसिडेंट इज़ अ हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसके साथ मेल खाता है प्रेसिडेंट का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक मात्र क्या है, एक नॉमिनल पर्सन है, जबकि रियल पावर किसके हाथ में होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन लीड करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इट वुड हैव बीन एनोमलस टू हैव द प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर। तो यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा, एक मेल नहीं खाएगा कि एक प्रेसिडेंट या एक ऐसे पर्सन को लोगों के द्वारा इलेक्ट तो किया गया है, लेकिन उसके पास पावर कुछ नहीं है। तो ये क्योंकि डायरेक्ट जो रियल पावर है वो किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। दूसरा रीज़न ये दिया गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्टोरेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और ये केवल एक क्या है कि सिंबॉलिक हेड है, प्रेसिडेंट क्या है, एक सिंबॉलिक हेड है, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन उसके लिए कराया जाए। कुछ मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलोन, कि केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाना चाहिए। ये भी कुछ लोगों ने कहा अभी। तो देखो जैसे जैसे जितने भी मेंबर्स थे सबने अपने अपने विचार रखे थे, भाई ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो भी डिसीजन था वो यही था कि इनडायरेक्ट उसको चुना जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। The makers of the constitution did not prefer this as a parliament dominated by one political party would have invariably choose a candidate from the that party and such a president could not be represent the state of the Indian Union। ये कह रहे हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, अभी सरकार किसकी होती है? जिसकी मेजोरिटी होती है, जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार होती है। तो सीधी सी बात, अगर इन दो सदनों के द्वारा यदि प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट अगर चुना जाएगा तो ऑब्वियसली कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी उसी का कैंडिडेट होगा। उन्होंने कि ये इस तरीके से ये ठीक नहीं है, तो इसको भी बिल्कुल हटा दिया ये भी पॉइंट। तो द प्रेजेंट जो सिस्टम है मेक्स द प्रेसिडेंट एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इक्वली। Further, it was pointed out in the Constituent Assembly that the expression proportional representation, ये मैंने कहा था ना कि proportional representation by means of a single transferable vote, ये एक पूरा ही एक टर्म है जिसको हम कहते हैं PRS। इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि जो जो पार्टियां हैं ना, सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, और इन पार्टियों की जो देखो, अगर हम बात करें देखो एमएलएस को भी कौन इलेक्ट करता है? हम जनता, आम जनता। एमपीस की जो इलेक्शन होती है उनको भी कौन करती है? आम जनता। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना वो चुनते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है? भारत के लोगों के द्वारा। तो इन द केस यहाँ पे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टेक प्लेस वेयर 2 और मोर सीट्स आर टू बी फिल्ड। ये कह रहे हैं ना कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा सीटों को जब भरा जाना होता है तो वहाँ पर पीआरएस सिस्टम जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट द वैकेंसी इज ओनली 1, तो इट कुड बी बेटर होगा वी कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम। सिमिलरली द एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वुड ऑल्सो सब्जेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट नो वोटर हैज अ सिंगल वोट, एवरी वोटर हैज अ प्लूरल वोट्स। यहाँ क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें क्या होता है? देखो वैसे हमने देखा कि जैसे एमपीस का इलेक्शन हुआ, एमपीस या एमएलएस का हुआ, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि किसी भी एक कैंडिडेट को हमें चुनना होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा क्या होता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास प्रेफरेंसेस होती हैं, कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे ABCD 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो मेंबर्स हैं उनके पास 4 प्रेफरेंस होंगी कि भाई वो इसको पहले नंबर पे रखना चाहता है, कि इसको दूसरे पे, इसको चौथे पे, इसको तीसरे पे। तो जितने कैंडिडेट हैं उतनी ही प्रेफरेंसेस होती हैं। तो इसी को कहते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की के इलेक्शन के लिए जो भी कैंडिडेट है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए?
ओथ कौन दिलवाता है और कंडीशंस क्या क्या होती हैं। देखो एक बात और है कि पॉलिटी पढ़ने का एक सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि जो भी टॉपिक से तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना उनको हम साथ में रख कर पढ़ें, तो हमें एक ईजी हो जाता है आर्टिकल्स को याद करना और वो लंबे समय तक याद भी रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल किसका है? आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल 58 जो है वो हमें बताता है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कुछ क्वालिफिकेशन है ये फुलफिल करेगा। क्या है पहली क्वालिफिकेशन? कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो भाई इंपॉर्टेंट ही है कि पहली बात तो ये कि भाई भारत का एक सबसे उच्च पद पर यदि व्यक्ति कोई भी चुना जाएगा तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 वर्ष जो है वो पूरे कर चुका हो। तीसरी क्या है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। भाई लोकसभा के चुनाव के तौर पर वो एक क्वालिफाइड हो, मतलब ऐसा मेंबर जो इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ सके। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो वोटर जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट उसमें वो मेंशन हो, मतदान सूची में वो भी लिस्टेड हो। चौथी कंडीशन है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो है क्या। तो आपको सादा व सिंपल वे में ये याद रखना है कि वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, या किसी भी ऐसी पीएसयू में नहीं हो जहाँ पर सरकार की क्या है कुछ हिस्सेदारी हो, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो। इन सबसे अलग होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति है भी, मतलब किसी भी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या सरकारी पद पर या सरकार के अधीन भी कोई भी कार्यालय में काम कर रहा है, तो यदि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है तो उसे वो पद जो है वो छोड़ना होगा। ये दे रखा है देखो, अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन या द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। नेक्स्ट है फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाई एन एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो ये वही कह रहा है कि भाई सपोर्ट होना चाहिए। आप अपना जो नामांकन कराने जा रहे हो तो उस समय पे 50 लोग आपका समर्थन कर रहे हों, 50 सेकेंडर्स के तौर पर हों, और इसमें कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। अब वो सिक्योरिटी कितनी है वो एक मिनट अभी हम हाँ, यहाँ पर ये कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 in the Reserve Bank of India. The security deposit is liable to be fortified in case the candidate fail to secure the 1/6 of total votes polled. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाएगी किसके द्वारा? कैंडिडेट्स के द्वारा। और वो सिक्योरिटी कितनी है? वो सिक्योरिटी है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये की सिक्योरिटी है वो फोर्टिफाइड जब्त कर ली जाएगी यदि कोई भी कैंडिडेट जितने भी वोट्स पड़े हैं उसका 1/6 वोट सिक्योर करने में असफल रहता है। सही है। अब 1/6 कितने हो गए? अब आप सपोज मान लो 36 है, भाई ज़्यादा ऐसी टर्म लेंगे जिससे आसानी समझ में आ जाए। जैसे मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 36 वोट पड़े, इसका 1 से क्या होगा? तो 6। 36 में से यदि कोई भी कैंडिडेट 6 वोट हासिल करने में भी असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जो जमा की गई राशि जो है सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट है 1997 में नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स। ये तो कुछ नहीं, ये तो सब ऐसे ही है। बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ यही था कि 1/6 जो है वो वोट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में। नेक्स्ट है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओथ आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल जो 60 है वो प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बताता है कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। इन हिज ओथ द प्रेसिडेंट क्या शपथ लेता है भाई वो कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, मतलब क्या है कि अपना पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा से काम करेगा वो। दूसरा है टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूंट हमारे संविधान है और कानून है उसको बिल्कुल क्या है प्रोटेक्ट करेगा।
थर्ड शपथ क्या लेता है फिर, टू डिवोट हिमसेल्फ टू दी सर्विस एंड वेलबिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, वो क्या है कि भारत के लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देगा उनकी सेवा के लिए। तो ये कुछ जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंटों में वो शपथ लेता है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रेसिडेंट की लिस्ट दी हुई है, कौन प्रेसिडेंट कब इलेक्ट किए गए हैं और याद करनी है। ये वैसे लगभग 16-17 करीब हैं, आपको याद करनी है, कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ तो भूला हूँ लेकिन लिखता हूँ मैं, राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर रामाशंकर की कलम से प्रतिभा है शायद, प्रतिभा निकली प्राण की। तो इसमें जो हर एक लेटर है कोई ना कोई मीनिंग है। देखो, राजू, आर फॉर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है। जाकर गिरी मतलब क्या है कि जाकिर हुसैन। गिरी क्या है, बीवी गिरी। देखो, फकरु क्या है, जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी। फकरुद्दीन रेड्डी का मतलब क्या है कि फकरुद्दीन अली अहमद, नेक्स्ट नीलम संजीवा रेड्डी की जेल में, जेल है ज्ञानी जेल सिंह, तब जाकर, फिर यहाँ पे जाकिर हुसैन। रामाशंकर का मतलब रामाशंकर, शंकर दयाल शर्मा और आर.एन. वेंकटरमन शंकर दयाल शर्मा की कलम से, कलम कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम की कलम से प्रतिभा मतलब प्रतिभा पाटिल निकली प्राण की मतलब प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी के बाद आपको पता ही है। तो ये है ट्रिक याद करने की, और आपको याद करना है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति जो भी हैं, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो 1952 में पहले इलेक्शन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ये लगभग लगातार 2 बार रहे थे, 2 टर्म इन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर रहे थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चुने गए थे 1962 में, 5 साल रहे। फिर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी लगभग 2 साल बाद, 3 साल के करीब में रहे थे, 2 साल कुछ महीने उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद बने थे बीबी गिरी पूरे कार्यकाल के दौरान रहे थे। उसके बाद आए अगले फकरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये 2, एक तो 4 नंबर और एक 7 नंबर, ये याद रखने हैं कि ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नहीं सॉरी, इनकी 6 नंबर, जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो मैं 1 मिनट अब कर रहा हूँ। ये हैं जाकिर हुसैन और फकरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है कि जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद बीबी गिरी आए थे, और फकरुद्दीन अली अहमद की जब डेथ हुई थी उसके बाद कौन बने थे, नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद फिर हैं ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिस प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। और अभी कौन है 16वें नंबर पर, आपको बताना है। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई है, शपथ कौन दिलाता है भाई प्रेसिडेंट को, तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो इनकी एब्सेंस में कौन दिलवाता है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी अवेलेबल हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो पहले सीजीआई, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज। एनी अदर पर्सन acting as president or discharging the function of president also undertake the similar oath and affirmation। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के कामकाज को या उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज उनको करेगा,
जैसे किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में कोई दूसरा जो उनका कार्यभार संभालता है वो भी क्या है, इसी तरीके की शपथ लेगा। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि प्रेसिडेंट की ऑफिस की क्या कंडीशंस हैं। आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 बताता है कि कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। अब भाई क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस हैं ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो ना ही तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ना ही राज्यसभाओं जो राज्य विधानसभाएं हैं उनका वो सदस्य हो। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, he is deemed to have vacate his seat in that house on the date on which he enter upon his office as a president। यदि कोई भी पर्सन पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर्स का मेंबर है भी, तो जिस दिन से प्रेसिडेंट की ऑफिस में एंटर करेगा उस डेट से उसे वो पद छोड़ना होगा। मतलब एक बार में आप एक ही पद हासिल कर सकते हैं। दूसरा है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। थर्ड वन इज he is entitled without payment of rent to use of his official residence that is राष्ट्रपति भवन। मतलब क्या है कि उसे एक रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा जो कि क्या होगा, फ्री ऑफ रेंट होगा, उसे कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट कंडीशन है ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। और उसके जो अलाउंसेस होती हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर जो 4, पॉइंट नंबर 4 जो 4 कंडीशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसके इमोल्यूमेंट्स होते हैं या अलाउंसेस प्रिविलेजेस कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्लियामेंट। हिज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उसके कार्यकाल के दौरान उसके अलाउंसेस जो भी हैं एक बार में फिक्स कर दिए जाते हैं, वो कम नहीं किए जा सकते। अब जो नीचे इसमें दे रखा है इतने पोर्शन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है नहीं, इसमें सादा यही है कि अभी जो वर्तमान में उसकी सैलरी कितनी है कि 2018 में प्रेसिडेंट की सैलरी को इंक्रीज़ करके 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया है। पेंशन भी इसी तरीके से उसकी कुछ बढ़ा दी गई है। और भी उसमें बहुत सारे देखो क्या-क्या इसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसे रहने के लिए एक आवास मिलता है, फ़ोन की फैसिलिटी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, टेबल फैसिलिटी होती है, एक सेक्रेटरी स्टाफ होता है और जितने भी ऑफिस जो उसके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं वो कौन करता है, एंड मतलब सरकार। तो यही इसमें सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट है द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड immunities he enjoy personal immunity from legal liability to his for his official act during his term of office। he is immune from any criminal proceeding even in respect of his personal act। he cannot be arrested or imprisoned, however after giving 2 month notice civil proceeding can be instituted against him during his term of office in respect of his personal act। अब देखो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत बढ़िया बात बताई गई है कि उससे क्या है कि सभी तरीके की जो कह सकते हैं हम लीगल लायबिलिटीज़, मतलब कानूनी तौर से उसे मतलब बहुत सी छूट होती है। कैसे क्या है कि उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है उस कार्यकाल के दौरान जब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है और वो भी कब, 2 महीने का नोटिस देकर। यदि कोई भी सिविल केस है तो उसमें उसकी प्रोसीडिंग जो है वो की जा सकती है, लेकिन उस काम को करने से पहले उसे 2 महीने का नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट के लिए, तब जाके कहीं वो ऑफिस ऑफ वो सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है। वे हैं तो अभी तक हमने क्या देखा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो ये 4-5 जो पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट्स तो इसमें क्या-क्या है इलेक्शन का, तो वो हमने इसमें 4 पॉइंट जो है वो कवर किए हैं। इसमें है प्रेसिडेंट की टर्म, कार्यालय जो होता है वो कार्यभार कितने दिन कितने टाइम तक होता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है कि राष्ट्रपति जब कभी हटाना हो तो उस पर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो होती है वो कैसे शुरू की जाती है, इसको कहते हैं महाभियोग, हिंदी में महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसे शुरू की जाती है और वैकेंसी कब-कब होती है। तो पहला ही है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस।
टर्म कार्यकाल जो होता है वो कितने समय का होता है। तो आर्टिकल नंबर 56 क्या बताता है, टर्म कितने कार्य समय का होगा। तो द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस ऑफ अ टर्म ऑफ 5 ईयर, यहाँ पे देखो क्लियरली दे रखा है कितना, 5 ईयर, 5 वर्ष का उसका कार्यभार होगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि जिस तारीख से वो कुर्सी पर बैठता है, यानी कि अपनी ऑफिस में एंटर करता है, उस डेट से लेकर 5 साल तक का उसका जो है कार्यकाल रहेगा। हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president, यानी कि वो अपने ऑफिस से कभी भी रिजाइन कर सकता है, और जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। फर्दर ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि उसके ऑफिस से भी उसे रिमूव किया जा सकता है। कब, किसके द्वारा, एक इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो उसके अगेंस्ट की जाएगी, और उसी से उसको मतलब क्या है कि उसके कार्यकाल से उसे ऑफिस से हटा सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि वो 5 साल तो उसका कार्यकाल होता है, लेकिन वो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है, और वो रहता भी है कब तक, अनटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज, जब तक कि उसके बाद वाला व्यक्ति उस पद पर नहीं आ जाता है इलेक्ट होकर, तब तक वो है कंटिन्यू उस पोस्ट पर रहता है। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दी ऑफिस, कि क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक बार या 2 बार ही, वो कितनी भी मर्जी, हमारे यहाँ कोई एक लिमिट नहीं है। जैसे कि अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ कोई भी कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार प्रेसिडेंट के पद पर रह सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वो री इलेक्शन में फिर से लड़के मतलब वापस उस ऑफिस पोस्ट पर आ सकता है। ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ देखो दे रखा है एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने भी नंबर्स तक वो इलेक्शन लड़ सकता है। हाउएवर इन यूएसए में अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, यानी कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग है उसको मतलब हटाया जाता है उसके पद से, तो उसमें जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में इसमें बताया गया है। और आर्टिकल नंबर अगर इसकी बात करें हम, तो आर्टिकल नंबर 61 जो है वो एक प्रोसेस बताता है कि क्या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो की जाएगी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा उसके पद से, तो कोई ना कोई एक ग्राउंड तो होना चाहिए किस आधार पर उसे हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर केवल एक टर्म ये दे रखा है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वायलेशन क्या है, कहीं कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फेरास वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या है वायलेशन से मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति ने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट जो है उसे किया जाता है। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फेरास कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है ही नहीं। नेक्स्ट है द इम्पीचमेंट चार्जेस। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इम्पीचमेंट मोशन जो है वो लाया जाता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, कोई भी उसको लेकर आ सकती है। आइदर दे रखा है देखो, आइदर, तो यहाँ से पॉइंट क्लियर बनता है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट जो मोशन जो है, इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो इनिशिएट शुरू किए जाते हैं किस हाउस के द्वारा, खासकर लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी जो है वो ला सकता है। These charges should be signed by 1/4 member of that house that frame the charges। ये कहना है कि जो सदन जो है, जो हाउस इसको लेकर आ रहा है, जिसने उस पर कोई आरोप लगाया है, चार्जेस लगाए हैं, तो उस हाउस में 1/4 मेंबर जो है के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया हो। एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को अगर पता लगी कि भाई उनके अगेंस्ट कि एक ऐसा मोशन लाया जा रहा है उनको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट
प्रोसेस शुरू की गई है और पता लगी कि वो राज्यसभा के द्वारा की गई। तो राज्यसभा में हमने देखा था टोटल मेंबर जो भी हैं 245 हैं, इनके लगभग कितना 1/4 के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। 1/4 की बात करें तो 4 6 24 61 मेंबर जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हों, तब तो ये लाया जाएगा और 14 दिन का इसे नोटिस दिया जाएगा इसे लाने से पहले, क्योंकि हो सकता है भाई प्रेसिडेंट एक डिफेंस के इंचार्ज होते हैं, हेड होते हैं और एक हमारे यहाँ इंडिया की स्टेट्स के हेड हैं प्रेसिडेंट। तो हो सकता है कि वो कोई अपने एक इम्पोर्टेंट वर्क पर हों और वही पता लगी उनको कि उनके खिलाफ तो अगेंस्ट तो एक मोशन ला दिया भाई उनको हटाने का। तो इसीलिए 14 दिन का उन्हें एक नोटिस दिया जाता है ताकि जो भी अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर वो काम है वो उसे वो पूरा कर सकें। आफ्टर द इम्पीचमेंट resolution is passed by a majority of 2/3 of the total membership of that house। तो अगर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन अगर पास किया जाएगा वो कैसे, तो उस सदन की जो टोटल मेंबरशिप है ऑफ दैट हाउस, उस हाउस की, चाहे वो राज्यसभा की है, राज्यसभा की बात करें तो अगर हम राज्यसभा में ये चार्ज फ्रेम किए गए हैं और उसमें लाया गया तो इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा तो इसके टोटल मेंबर जो हैं 245 जो मेंबर हैं इसके 2/3 यानी कि इतने सदस्यों के द्वारा इसे पास किया गया हो, तब कहीं जाकर इट इज सेंड टू द अदर हाउस, ये दूसरे सदन में जाता है एंड विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब दूसरा सदन जो होता है वो ये देखता है कि जो प्रेसिडेंट पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करता है क्या ये सही है या नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। और इस सेकंड हाउस, इसको हम इन्वेस्टिगेटेड हाउस भी कहते हैं। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो वो अपने आप को वहाँ जाकर अपीयर कर सकता है, ठीक है। इफ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड passes द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यदि सेकंड हाउस में ये वही रेजोल्यूशन पहुंचा, उन्होंने चार्ज को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता लगा कि हाँ जो जो चार्ज लगाए हैं वो ठीक है, और फिर उन्होंने उसको भी पास कर देते हैं 2/3 बहुमत से। तो इसमें क्या है, फिर प्रेसिडेंट को अपने पद से क्या है भाई, उसे हटा दिया जाता है। द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। जिस डेट को पास किया जाता है उस डेट से उनको हटा दिया जाता है। तो ये है इम्पीचमेंट जो प्रोसेस पूरी पूरी। दस एन इम्पीचमेंट इज एन क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर। ये अगेन टर्म आप इस तरीके से इसे लिखिएगा, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, कि जो इम्पीचमेंट जो है ना वो एक क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है, ये देखो भाई, एक हाउस ने तो उन पर चार्ज, जो हाउस ने चार्जेस लगाए हैं उन पर, मतलब जो भी आरोप लगाया है, जो मोशन इस रेजोल्यूशन को लेकर आया है, उसने तो भाई उस पर ये आरोप लगाया कि साहब ये आरोप हैं इन पर, इस वजह से ये रेजोल्यूशन उनको हटाने का लाया जा रहा है। दूसरे जैसे ही हाउस में पहुंचता है तो वो देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें आदि एक व्यक्ति क्या है कि हमारे जुडिशरी क्या काम है कि सपोज करो पुलिस ने कोई भी केस फाइल किया और वो पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट क्या है उसकी पूरी इंक्वायरी करता है, तब जाकर अपना डिसीजन देता है ना। तो ऐसे ही ये हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के केस में है कि सेकंड जो हाउस होता है वो क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन हाउस होता है। तो ये एक प्रोसेस है कि एक ने उस पर चार्ज लगाया और दूसरे में क्या है, उस पर जुडिशरी वाला वर्क करता है। तो इन दिस कॉन्टेस्ट 2 थिंग्स शुड बी नोटेड। पहली क्या है, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट in the impeachment of president though they do not participate in his election। भाई पहला तो ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमने क्या देखा था भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स के हों, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट and the union territory of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president though they participate in his election। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई देखो, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, उनके इलेक्टेड मेंबर्स जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया था, और वहीं 2 यूनियन टेरिटरी हैं, कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब बात आती है प्रेसिडेंट को रिमूव करने की तो उस समय ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो केवल और केवल उनको हटाया जाता है वो
पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के द्वारा ही राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। तो यहाँ से ये भी जो हमने पढ़े दोनों ही पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर ए, सॉरी एक जस्ट अ मिनट, ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, दोनों ही पॉइंट जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप अपने कॉपी या जो भी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लो ये दोनों ही पॉइंट। तो इस तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। अब बात आती है कि अभी तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट जो मोशन रेजोल्यूशन पास किया गया हो, तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। नो रिजोल्यूशन है सो फार बीन इम्पीच्ड। अभी तक एक बार लाया गया था, शायद प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लाया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो सपोर्ट है उससे हाथ खींच लिया था, फिर वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था। कमेंट में बताना है किस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो लाया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। तो प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी कब होती है? और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें एक टाइम फ्रेम की बात की जाती है, आर्टिकल नंबर 62। तो अब वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके बताए गए हैं, वे बताए गए हैं जिनसे प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी हो सकती है। पहली क्या है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर, कि या तो उसके 5 साल का जो कार्यकाल है पूरा हो जाए तब वैकेंसी क्रिएट होती है। नेक्स्ट है वाई हिज रेजिग्नेशन, या तो वो खुद रिजाइन दे दे, और रिजाइन देगा तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। तीसरी वही पॉइंट है, ऑन इज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, की क्या है कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा, अभी हमने देखा है आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा उसको हटाया गया हो, या वाई हिज डेथ, क्या उसकी मृत्यु हो जाए तब वैकेंसी क्रिएट होती है। पांचवा है अदरवाइज, जैसे एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, या व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। वही है कि जब कभी भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसकी ऑफिस से, या उसका इलेक्शन ही डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड, तब इन 5 केसेस में क्या है कि ऑफिस, प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो ये कहना है जब कभी भी वैकेंसी कोई भी होती है सिटिंग प्रेसिडेंट पे, तब इलेक्शन जो है वो उसके टर्म से पहले पहले किया जाता है। ये कब, कि जैसे पता लगी कि ये इसमें ये देखो सिंपल पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर जो 1 दे रखा है कि पहले केस में अगर पता लगती है कि भाई हाँ इनका कार्यकाल 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसके 5 साल होने से पहले ही, मतलब उसके जो टर्म होने से पहले इलेक्शन जो है वो पहले किए जाते हैं। अब इन केस ऑफ एनी डिले in the conducting the election of a new president by any reason, the outgoing president continue to hold office beyond his term of 5 year until his successor assume the charge। वो हमने अभी पहले ही पढ़ा था, क्या है कि जब तक कोई भी सक्सेसर नहीं आ जाता उस पद पर, तब तक जो प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू बने रहते हैं। This is provided by the constitution in order to prevent an interregnum। In this situation, the vice president does not get the opportunity to act as president or discharge the function of the president। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल जो समय है वो पूरा हो जाता है और किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऐसे में ये जो प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू इस पद पर रहेंगे जब तक कि कोई भी एक नया सक्सेसर कोई भी उस पर नहीं आ जाता है तब तक। और ऐसे केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। अब अन्य जो केस रह गए हैं, and if the office fall vacant by resignation, removal, death and otherwise, then the election to fill the vacancy should be held within 6 months from the date of the occurrence of such a vacancy। The newly elected president remains in office for a full term of 5 years from the date he assumed the charges। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है, और कैसी क्रिएट होती है, या तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं। भाई रेजिग्नेशन क्या है कि उनके मन में आज आया कि भाई मुझे अब नहीं रहना है इस पद पर, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। ये एक रैंडम वाली वैकेंसी होती है। रिमूवल, या उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया गया हो, या उनकी डेथ हो जाती है, या अन्यथा किसी अन्य केस में, तब जो इलेक्शन होता है, ये कहना कि देन जब इलेक्शन
टू फिल द वैकेंसी शुड बी कितने दिन में होना चाहिए? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकोरेंस ऑफ सच अ वैकेंसी। कि इन 4 केसेस में रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, ऐसे केसेस में यदि कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है तब 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। तो और दूसरी बात, जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आएंगे वो क्या होगा? फुल टाइम, मतलब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 5 मतलब पूरे फुल टाइम 5 साल तक वो रहेंगे इस पद पर। अब इन केसेस में क्या होता है कि रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, इन केसेस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट का जो पूरा कामकाज है कौन संभालता है? किसके हाथ में? वाइस प्रेसिडेंट। व्हेन अ वैकेंसी occurs in the office of president due to resignation, removal, death and otherwise, then the president acts as the president until a new president elected। वो मैंने अभी बता ही दिया कि जब तक कि कोई नए इलेक्ट होकर नहीं आ जाते तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है उस पद पर रहते हैं। फर्दर, when the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, the vice president discharge the functions until the president resume his office। अब ये इसमें ये बताया गया कि यदि किसी कारणवश जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो वो एब्सेंट हैं या वो बीमार हैं किसी अन्य कारणवश, तब भी वाइस प्रेसिडेंट जो उसके उसके जो कामकाज होते हैं उसको संभालता है। In case the office of vice president is vacant, the chief justice of India, or if his office is also vacant, then the senior most judge of the Supreme Court available act as the president or discharge the function of the president। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, अपने यार रिज़ाइन दे दिया है, उनको हटा दिया गया है और वाइस प्रेसिडेंट की भी कार्य मतलब जो ऑफिस है वो बिल्कुल वैकेंट है। तो ऐसे में फिर वही कौन काम संभालेगा प्रेसिडेंट का? तो ऐसे में कौन? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय पर अगर मान लो एब्सेंट हैं, नहीं हैं, तब कौन? तो सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट की वो संभालेंगे प्रेसिडेंट का पद। अब आपको क्वेश्चन में आपको कमेंट में ये बताना है कि ऐसा कौन से चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला है और कौन से प्रेसिडेंट के बाद या कौन प्रेसिडेंट था उस समय पे, मैं शायद उनकी डेथ हो गई थी, ये और आपको हिंट दे रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई थी, उनके बाद दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शायद जज या चीफ जस्टिस है, उन्होंने पूरे जो कार्यकाल जो है वो संभाला था। तो आपको कमेंट में बताना वो कौन थे। नेक्स्ट है, व्हेन एनी पर्सन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया or the senior most judge of the Supreme Court is acting as the president or discharging the function of the president, he enjoy all the power and immunities of the president and is entitled to such emoluments, allowances, privileges as are determined by the parliament। ये फिर से वही कह रहे हैं कि यदि कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट हो या सीजीआई हो, सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट का, वो जब प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है तो वो सभी पावर जो होंगी प्रेसिडेंट की उसको एंजॉय करेगा और जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सब किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो। तो इस वीडियो में अगेन हमने पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके पावर, फंक्शंस और प्रेसिडेंट की जो है पावर और क्या क्या काम है, क्या क्या पावर्स हैं, उनके बारे में कवर करेंगे।